एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर, और आई शुड से द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर? अब ये आपका कंप्लीट नेम ऑफ द चैप्टर है, बट इन रियलिटी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये है द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। अब जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नेल्सन मंडेला, उन्होंने खुद की बायोग्राफी यानी खुद की लाइफ के बारे में जब हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑटो यानी सेल्फ, बायो यानी अबाउट द लाइफ, और ग्राफी यानी राइटिंग। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाती है? खुद के बारे में जब आप कुछ लिखते हो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और नेल्सन मंडेला ने खुद की जो बायोग्राफी लिखी है दैट इज व्हाट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थोड़े टाइम बाद अभी हम देखेंगे कि जो कवर पेज है इस ऑटोबायोग्राफी का, जो बुक इनकी थी उसका जो कवर पेज है वो भी हम अभी देखेंगे। क्लियर? तो ये जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं इट इज ऑल रियल, नॉट एन इमेजिनरी सिचुएशन, और एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। दिस इज ऑल रियल जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? तो हमें जो है पता चलेगा भाई नेल्सन मंडेला कौन है। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी ये नाम सुन चुके होंगे एंड यू आर वेल वर्स्ड कि भाई नेल्सन मंडेला कौन थे। राइट? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो, साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी कंट्रीज मान लो, उस वक्त क्या होता था ना, तब रेस, कलर, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। राइट? यानी कि वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इस तरीके से क्या कर दिया था, डिवीजन कर दिया जाता था। राइट? अब जो नेल्सन मंडेला हैं, इन्होंने फाइट किया था इस सिस्टम के अगेंस्ट। इनकी एक पार्टी थी, उस पार्टी के साथ मिलके इन्होंने इस सिस्टम को क्या बोलते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिस्टम था रेस, कलर, इस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, उसके अगेंस्ट फाइट किया था नेल्सन मंडेला ने। एंड देन फाइनली वो खुद फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका के, उसमें जीते थे। क्लियर? तो नेल्सन मंडेला इज अ वेरी, यू शुड से अ वेरी बिग नेम, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये कौन है। और इनकी ही जो बुक है, जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी इन्होंने खुद जो अपनी लाइफ के एक मेजर इवेंट्स होते हैं वो मेंशन किए हैं इस बुक में। तो उसी का एक पार्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर? अब ये क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में है और इनकी बुक का एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपने क्या देखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाई इज कॉल्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? भाई फ्रीडम पाने के लिए वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो जो बोल सकते हो एक सुपीरियर पावर्स इनको ऑप्रेस करते थे। राइट? तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ लड़ना और फाइनली फ्रीडम पाना, ये एक बहुत बड़ा रास्ता था। ठीक है, बहुत बड़ा वे था, बहुत टाइम लगा, बहुत सारी चीज़ें इनको झेलनी पड़ी। तो ये क्या था, एक लॉन्ग वॉक था। राइट? दिस वे वॉज अ वेरी लॉन्ग वे, और इस पे एक वॉक जो होगी वो क्या होगी, एक लॉन्ग वॉक। राइट? और फाइनली कहाँ पहुंचने, इनका डेस्टिनेशन क्या था, फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसीलिए नाम रखा है उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी ऑटोबायोग्राफी का। क्लियर? तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि भाई चैप्टर क्या है, किसके बारे में हमें पढ़ना है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम क्यों दिया है। डन? ऑलराइट, चलिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट द ऑथर और द राइटर ऑफ दिस बुक, जो कि कौन है, नेल्सन मंडेला। ये है इनकी रियल बुक का कवर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, एंड दिस इज द मैन हु इज नेल्सन मंडेला। क्लियर? तो इनकी जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से हमने जो एक्सट्रैक्ट लिया है वो हम डिस्कस करने वाले। So Long Walk to Freedom is an autobiography written by South African President Nelson Mandela and was first published in 1994. अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने। कौन है ये, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनकी जो बुक है वो 1994 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें पता है। तो अगर सपोज आपको कभी किसी आंसर को स्टार्ट करने में इशू हो रहा है तो यू कैन यूज these lines कि भाई this chapter is being written by first black president of South Africa who is Nelson Mandela। ठीक है, और फिर आप बता सकते हो Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब चैप्टर बिगिन करते हैं।
सो हमारा जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी भाई फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और उसे हमें नेम करके दिया है बिफोर यू रीड, यानी इसके पहले कि आप पढ़ो आपको कुछ चीज़ें जो है बता दी हैं, सॉर्ट ऑफ आउटलाइन बता दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है एंड देन वी विल सी द रियल स्टोरी, द एक्सट्रैक्ट्स जो भी हमें नेल्सन मंडेला बताना चाहते हैं फ्रॉम हिज बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर? तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब देखो, अभी मैंने बोला था ना कि क्या होता था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट? आपके कलर, आपके रेस, आप कहाँ से हो, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। इस ही डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहा गया है साउथ अफ्रीका में? एपार्थाइड, ठीक है। ये क्या है भाई? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि क्या करता है, सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, रेस पे बेस्ड, जैसे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था इस सिस्टम में। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या आप वो एक कंट्री बता सकते हो जहाँ पर ये सिस्टम अभी रिसेंटली देखा गया था। तो अभी हमने क्या बोला भाई कि ये सिस्टम कहाँ पर देख रहे हैं हम? साउथ अफ्रीका में। और वहीं पे ये जो पूरी स्टोरी है नेल्सन मंडेला की वो लिखी गई है, राइट? नेल्सन मंडेला कहाँ? साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से जिसमें सबसे रिसेंटली ये सिस्टम रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, वो कौन थी कंट्री? साउथ अफ्रीका। क्लियर? ऑल राइट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया, ये सिस्टम के बारे में हमें पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? हमसे पूछा गया कि भाई क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो वो हमें एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सो नेल्सन मंडेला और मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है भाई? ये नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम है, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। ये जो एपार्थाइड सिलेक्ट जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, विच डिस्क्रिमिनेटेड पीपल बेस्ड ऑन रेस, कलर्स। तो ये क्या है भाई? इस सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम जो है उसके लिए फाइट किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, कितने? 30 ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को जस्ट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट सच अ सिस्टम, तो उनको 30 ईयर्स के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन और जेल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे भाई? साउथ अफ्रीका के। तो ये जो उन्होंने फाइट की लाइफ टाइम, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला उनको, और वो ये था कि 1994 में फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। क्लियर? एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अब देखो, एक जो जगह है, जो भी कंट्री है, वहां पर जो सिस्टम था विच वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, और फिर एक नया सिस्टम आता है जो कि है डेमोक्रेटिक, पीपल वुड वोट, लोगों के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? एक ऑल ऑफ अ न्यू नेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई नेल्सन मंडेला क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, किसके? ऑफ अ न्यू नेशन, ठीक है। ऐसा नहीं नाम चेंज हो गया था जस्ट बिकॉज अब पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, द वे पीपल लुक एट अदर पीपल चेंज हो जाएगा, इसीलिए बोला है कि नेल्सन मंडेला क्या है? न्यू नेशन के प्रेसिडेंट बने। क्लियर? ऑल राइट। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. अब यहाँ पर ये एक एक्सट्रैक्ट गिवन है हमको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, जो कि क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो उस बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, जिसे मंडेला ने क्या कहा है? नेल्सन मंडेला ने इसे कहा है द इनॉग्रेशन। अब ये क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप सोच सकते हो भाई ये ओकेशन किस बारे में होगा? अगर अभी तक की हम आउटलाइन देखें तो हमें पता चला कि भाई वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो हो सकता है उनके इलेक्शन से रिलेटेड, या फिर जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे तो कुछ पहली चीज जो हुई होगी, या सिस्टम खत्म हुआ हो, मे बी उस बारे में कोई इनॉग्रेशन हो, जितना अभी हमें पता है उस हिसाब से, ठीक है। अब हमें स्टोरी में पता चलेगा कि भाई आगे क्या हो रहा है। Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. May 10th 1994 को एक बीबीसी क्या, बीबीसी न्यूज, राइट? तो उसमें से एक आर्टिकल जो है हमको गिवन है जिसमें इनॉग्रेशन के बारे में बातचीत हुई है। चलिए वो आर्टिकल पढ़ते हैं।
अब हम वो आर्टिकल पढ़ते हैं भाई जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, द इनॉग्रेशन। ठीक है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब ये क्या है भाई, ये आर्टिकल है बीबीसी का, राइट तो अब ये बीबीसी का आर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या है, वो टॉपिक, वो हेडिंग दी हुई है, सेंसेशनल न्यूज। वो क्या है कि भाई मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। भैया ये क्या है भाई, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है आफ्टर 3 centuries, यानी 300 years of rule of white people। यानी सिर्फ व्हाइट पीपल का रूल था 300 साल तक, और उन 300 साल के बाद अब फाइनली किसी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की यहाँ पर बोल सकते हो वेलकमिंग हुई है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अभी देखा था भाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एएनसी पार्टी क्या है, नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम। तो उन्होंने कितने टोटल 400 सीट्स जो थी उनमें से 252 सीट्स यही जीते, राइट। सो इट इज व्हाट, मोर देन मेजॉरिटी, 52 सीट्स ज्यादा है मोर देन हाफ, राइट 200 होती हाफ सीट्स, उससे ज्यादा कितनी 52 सीट्स ज्यादा किनको मिली, इनको, यानी कि बहुत ही अच्छे वोट्स के साथ नेल्सन मंडेला जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए 1994 में उसे जीते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका में आज तक कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हुए थे, बट फाइनली इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका क्या हुए भाई, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और उनमें कौन जीता, एएनसी पार्टी, नेल्सन मंडेला। क्लियर। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। क्या हो रहा है भाई, आर्टिकल में आज की न्यूज दी गई है, तो इसमें लिखा है कि भाई क्या हुआ, सेरेमनी हुई, कौन सी सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि भाई फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं तो होता है ना प्लेज वगैरह लेते हैं, तो ये पूरी सेरेमनी कहाँ हुई है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है, देखो एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पर देखो स्टेप्स होती हैं, ये सारी क्या है, स्टेप्स हैं, और लोग बैठते हैं, राइट जैसे कि आप स्टेडियम्स में देखते हो, या फिर कभी आप किसी ऐसी जगह गए हो, फॉर एग्जांपल जैसे वाघा बॉर्डर गए हो अगर आप, तो वहां पर भी इसी तरीके से स्टेप्स हैं, और लोग वहां बैठ के पूरी तरीके से जो भी होता है सेरेमनी, जो मार्च पास्ट वगैरह होती है, बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है, तो वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो जगह होती है ना, उन्हें कहते हैं आप एम्फी थिएटर। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेस दिस इज नोन एज एम्फी थिएटर। तो ये कहाँ हुआ सेरेमनी, इनॉग्रेशन, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, कहाँ पर, प्रिटोरिया। क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको भाई, बुक में जो दिया है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टुडे यानी जिस दिन ये आर्टिकल लिखा गया था 10 मई 1994, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज से ज्यादा, इन कंट्री से कौन आए थे भाई, लोग आए थे। कौन कौन से लोग, पॉलिटिशियंस जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हो, और डिग्निटरीज यानी वेल नोन पीपल, जो जाने माने लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिग्निटरीज। क्लियर। तो ये जो है पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज देखने को मिले कहाँ पर, नेल्सन मंडेला की सेरेमनी, जो कहाँ पर हुई, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया। क्लियर, ऑल राइट। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब आर्टिकल में आगे क्या गिवन है कि भाई जब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दी होगी तो उन्होंने क्या कहा, नेवर नेवर अगेन, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, Will this beautiful land, कौन सा beautiful land, साउथ अफ्रीका का जो लैंड है, this beautiful land experience the operation। ऑपरेशन यानी कि जब कोई बड़ी सुपीरियर पावर या जब कुछ लोग होते हैं वो दूसरे छोटे लोगों को अपने से जो नीचे समझते हैं उनको बोल सकते हो दबाते हैं, तो उसे आप कहते हो ऑपरेशन। एक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है दैट इज ऑल्सो व्हाट, ऑपरेशन। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं भाई कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बोला कि कभी भी आज के बाद अब क्या नहीं होगा, इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका के लैंड पे आपको ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ वन बाय अनदर, ये डिस्क्रिमिनेशन किससे हो रहा था भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, तो अब ये देखने को नहीं मिलेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। फिर आगे का भी कुछ ना कुछ आर्टिकल है, बट दैट नॉट समथिंग दैट जो हमको पता होना चाहिए, राइट। आर्टिकल में न्यूज में सब कुछ देते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, इसीलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कंटिन्यूएशन में आगे का आर्टिकल क्या है, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुबिलेंट यानी वेरी हैप्पी चीयरफुल थिंग, ठीक है। Scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating
टुगेदर। क्या लिखा हुआ है भाई कि बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिले, लोग जो है बहुत हैप्पीली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। और किन किन ने पार्टिसिपेट किया, वो ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, कलर्स, यानी कि हर रेस, कलर्स का मतलब ये नहीं कि रेड कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर के लोग, इसका मतलब होता है हर रेस के लोग। पहले क्या होता था भाई, डिस्क्रिमिनेशन होता था बेस्ड ऑन रेस, बट अब ये नहीं होगा। नेल्सन मंडेला ने प्रॉमिस किया है, ही फाइटेड फॉर इट फॉर सो लॉन्ग, और अब फाइनली जो है हर टाइप के लोग यहाँ पर एक साथ सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. क्या लिखा है कि भाई 1 लाख men, women या children जितने भी थे साउथ अफ्रीका के, उनसे ज्यादा लोग जो है गा रहे थे और डांस कर रहे थे full with happiness. Clear? All right. 10th मई डॉन, 10th क्या लिखा हुआ है कैपिटल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, राइट इसी दिन इनका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, इसी दिन से जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म होना स्टार्ट हुआ, राइट तो यहाँ कैपिटल में मेंशन है आपको 10th। सो 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, डॉन यानी बिगिन हुआ, यानी ये जो 10th मई जो है वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियरली बिगिन हुआ, एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग हुई, ऐसा कह सकते हो। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration हुआ उसके पहले, यानी 10th मई को जब सेरेमनी स्टार्ट हुई उसके पहले से क्या हो रहा है, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो मॉर्निंग हुई वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुई, ब्राइट, क्लियर, और उसके बाद कुछ दिनों से यानी इनॉग्रेशन के पहले 10 तारीख 10th मई के पहले जब से डिसाइड हुआ कि भैया प्रेसिडेंट हैं, उसके पहले से क्या हो रहा है, आई हैड बीन, यहाँ आई कौन है भाई, यहाँ आई है नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो हैं उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ सेरेमनी के पहले मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, हैड बीन प्लेजेंटली, खुशी से, बिसीज, बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि मेरे जो है चारों इर्द गिर्द जो है कौन थे, कुछ लोग आ रहे हैं, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज यानी जाने माने लोग जो हैं अब मेरे आसपास जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं। क्यों आ रहे थे वो, and world leaders यानी जाने माने, every dignitary from the world who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि मुझे जो है बोल सकते हो ग्रीट करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे from all around the world before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी साउथ अफ्रीका के लैंड में कभी भी इतनी बड़ी सेरेमनी फॉर ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, फॉर द इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि फ्रॉम पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कभी भी इतनी बड़ी सेरेमनी या इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका के लैंड पे नहीं हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ऐसी सेरेमनी देखने को मिल रही थी। क्लियर? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in प्रिटोरिया। कहाँ हो रही थी भाई ये सेरेमनी, ये हो रही थी ब्यूटीफुल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है भाई, डिफरेंट जो रेड येलो जो ये पत्थर होते हैं जिनसे क्या बनती है, बिल्डिंग्स बनती है, जैसे रेड फोर्ट देखा आपने, राइट, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैंडस्टोन जिससे वो बना है। तो सैंडस्टोन से बना हुआ क्या है, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का पिक्चर देख चुके हो, एम्फी थिएटर का यहाँ डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। जब हमने पिक्चर देखा था तो ऊपर रूफ नहीं था, ओपन था, जस्ट लाइक अ स्टेडियम, राइट, with many rows of seats rising in steps typically of ancient Greece and Rome। ये जो है ancient यानी पुराना जब ग्रीस और रोम स्टाइल होता था आर्किटेक्चर का, उस हिसाब से बनता है ये एक बहुत बड़ा सा स्पेस जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, यानी एक स्टेप फिर ऐसे राइज करते हुए ऊपर तक स्टेप्स होती हैं, और ऊपर क्या होता है, रूफ नहीं होता, इसे आप कहते हो एम्फी थिएटर। तो सैंडस्टोन से बना हुआ ब्यूटीफुल सा एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया में, जहां पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। क्लियर? ऑलराइट। For decades, this had been the seat of white supremacy। अब देखो decades क्या लिखा है भाई कि सालों साल से, 300 साल हमने पढ़ा कि वाइट पीपल का ही रूल रहा साउथ अफ्रीका में, तो 300 साल तक इस एम्फी थिएटर की एक एक सीट पर किसका राज था, सुप्रीमेसी किसकी थी, वाइट पीपल की, यानी वाइट पीपल जो है रूल कर रहे थे एम्फी थिएटर की हर एक स्टेप पे फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। क्लियर?
and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पर लिखा है कि भाई पहले सिर्फ एक कलर यानी कि सिर्फ वाइट पीपल ही दिखते थे एम्फी थिएटर की हर एक सीट पे, बट अब क्या दिख रहा है, रेनबोज ऑफ कलर्स। रेनबोज ऑफ कलर्स का मतलब यानी हर एक रेस, हर एक टाइप के लोग, वो वाइट पीपल हो, वो ब्लैक पीपल हो, या जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, हर टाइप के पीपल, हर कलर आपको उस एम्फी थिएटर में अब देखने को मिल रहे हैं। तो किससे कंपेयर किया है, रेनबो गैदरिंग। क्लियर? क्यों थे भाई ये लोग गैदर्ड वहां पर, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि पहली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होगी, डेमोक्रेटिक, राइट, एंड इट वुड बी नॉन रेशियल, यानी जो भी रेसिस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है अब वो नहीं होगा। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपनी बता रहे, भाई ऑटोबायोग्राफी है तो अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि उस दिन क्या था, एक ऑटम डे। ऑटम क्या होता है भाई, एक ब्यूटीफुल सा सीजन होता है जिसे आप प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, इन सब के लिए सिग्निफाई करते हो, राइट। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हो जिस दिन एक नई शुरुआत हो उसे हम कहते हैं ऑटम सीजन, ठीक है। तो वहाँ नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में कहा है कि ऑन दिस ऑटम डे, ऑन दिस ब्यूटिफुल डे, मैं किसके साथ था, यानी मेरे साथ कौन आया था सेरेमनी में, मेरी डॉटर जिसका नाम है ज़नानी। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है, नेल्सन मंडेला's daughter. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. तो जो पोडियम यानी जहाँ खड़े होके हम बात करते हैं, राइट, पोडियम एंड द माइक इज देयर। तो पोडियम पे क्या हुआ, सबसे पहले एक डेप्यूटी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए, और वो कौन थे, मिस्टर डी लर्क। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि मिस्टर डी लर्क जो है वो फर्स्ट सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए। तो सबसे पहले इनको जो है प्लेज दिलाई गई। क्लियर? तो अभी तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। 10th में 1994 को भाई सेरेमनी हुई, कहाँ हुई, यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन, कहाँ, प्रिटोरिया में। नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला हैं उनको, उनके साथ कौन आया था वहाँ पर, उनकी डॉटर, राइट, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे। नेक्स्ट सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मिस्टर डी लर्क को। क्लियर? ऑल राइट। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Second deputy president Mr. De Klerk, और deputy president किसको बनाया गया, Thabo Mbeki। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नेम है जिनको वहां का डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला अपने बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही मेरी टर्न आई, जैसे ही मेरी बारी आई to take the pledge for first black president of South Africa, I pledged to obey and uphold the constitution. मैंने शपथ ली, मैंने प्लेज लिया, क्या, कि भाई मैं जो हूँ ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को मैं रिस्पेक्ट करूँगा, उनको हमेशा आगे बढ़ाऊँगा और उनको ओबे करूँगा, मानूँगा। And to devote myself to the well-being of the republic and its people. और फिर मैंने प्लेज किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ, मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, किसके लिए, फॉर द रिपब्लिक, फॉर द पीपल। क्लियर? टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जो एम्फी थिएटर में इतने सारे गेस्ट थे और जो लोग टीवी पे देख रहे थे या फिर आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, व्हाटएवर, टीवी आई थिंक थी 1994 तक, तो जो भी न्यूज़ में देख रहे थे तो उन लोगों को नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। आज हम जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, हम क्या कर रहे हैं, वी कन्फर। कन्फर क्या, एक फॉर्मल सा वर्ड है जिसका मतलब है हेयर गिव। ये कौन है भाई, नेल्सन मंडेला, जो कि अभी हमें स्पीच दे रहे हैं। सो कन्फर मीन्स हेयर, या फिर बोल सकते हो दे रहे हैं, गिव। तो टुडे ऑल ऑफ अस, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेल्सन मंडेला, सारे लोग, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, यानी यहाँ उपस्थित होकर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो एक नई फ्रीडम, जो एक नई लिबर्टी मिली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वी गिव होप एंड ग्लोरी। ठीक है, कन्फर यानी हम दे रहे हैं, ग्लोरी,
होप यानी सब पॉजिटिव चीजें हम एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं फॉर द न्यू लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. बहुत ब्यूटिफुली नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए कहा कि अभी तक जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सबसे अलग एक बोल सकते हो ह्यूमन डिजास्टर, जो एक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा था, क्या था भाई वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सब देखने के बाद अब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसी ह्यूमैनिटी फॉर्म करें, एक ऐसी इंसानियत, एक ऐसे बोल सकते हो जगह फॉर्म करें रहने के लिए जिसके लिए एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, ऑल द ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड. क्लियर? ऑल राइट. We who were outlaws not so long ago. क्या लिखा है? हम लोग क्या थे? Outlaws थे. Outlaws का मतलब क्या होता है? We who were outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with साउथ अफ्रीका. जस्ट बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक अलग ही सिस्टम था जिस पे बेस्ड लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि लोगों ने जो है रिलेशंस ब्रेक कर दिए विद साउथ अफ्रीका. और वही यहाँ पे मतलब है किसका? आउट लॉज का. So we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिनसे पूरे तरीके से रिश्ते टूट गए थे साउथ अफ्रीका से, we were outlaws, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इतने छोटे समय में, क्या लिखा है? नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी बहुत पहले की बात नहीं, अभी रिसेंट की बात है. अब हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है, यानी एक ऐसा चांस मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता है. क्या करने का? टू होस्ट ऑल द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज. किसके लिए? ऑन आवर ओन सॉइल, यानी हम वेलकम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किससे? सारे कंट्रीज से जो कहीं ना कहीं हमसे जो है ब्रेक कर चुके थे अपने रूल्स, लॉज, वटेवर बोल सकते हो रिलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द एपिथेट सिस्टम. अब हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए अपने ही सॉइल पे, अपने ही लैंड पे होस्ट कर रहे हैं. क्लियर? We thank all of our distinguished international guests. अब जो है नेल्सन मंडेला, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड से, 140 कंट्रीज प्लस से लोग आए थे, तो उनको थैंक यू बोल रहे हैं. इंटरनेशनल गेस्ट यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग आए उनको वो थैंक करते हुए कह रहे हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. थैंक यू क्यों बोला भाई नेल्सन मंडेला ने? वो थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि आप लोग जो है यहाँ आए, राइट, आप लोग जो है बोल सकते हो साक्षी बने हैं, आप लोग देख रहे हैं किस चीज़ को? अब उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री के लोगों को जो कि क्या करेंगे? अब उनकी एक कॉमन जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री हुई है, क्योंकि सब चाहते थे कि भाई ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, राइट. और फाइनली अब ये लोग जीत चुके हैं, एएनसी पार्टी, नेल्सन मंडेला जीत गए, पूरे पीपल जीत गए. तो क्या लिखा है यहाँ पर कि कॉमन विक्ट्री है सबकी, किसके लिए? फॉर पीस, अब शांति रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और सबकी एक रिस्पेक्ट, सबकी एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी. और इसके लिए आप सब जो आए हैं, आपकी जो प्रेजेंस है उसके लिए थैंक यू. क्लियर? तो दिस वाज द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला. वी हैव एट लास्ट, अब क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि हम सब ने, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, हमने आखिरकार क्या किया है? अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. यानी कि अब हमने फाइनली एक पॉलिटिकल टर्म्स में, राइट, क्योंकि जीत गए ये लोग, तो पॉलिटिकल टर्म्स में हमने क्या अचीव किया है? इमेंसिपेशन, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे ऊपर उसके खिलाफ हमारी अब जीत हुई है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई अब जो है मुझे जितने भी लोग हैं अपनी कंट्री के, उनको इन बॉन्डेज से, ये जो बंध गए थे इन चीज़ों में, उन चीज़ों से अलग करना है. और वो कुछ चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी फैली हुई है उसे मैं हटाऊंगा. डेप्रीवेशन, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स. सफरिंग, जो वो सफ़र कर रहे हैं. जेंडर बेस्ड पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल फीमेल, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसके खिलाफ. वी हैव बीन गिवन द डेफिनेशन ऑफ डेप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस rightful
बेनिफिट्स। जब किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं यानी किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे आप क्या कहते हो, डेप्रीवेशन। और यहाँ हमने बोला है राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि जिनकी ज़रूरत आपको है उन चीज़ों से अगर आप डिप्राइव्ड होते हो, दैट इज डेप्रीवेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन सबको पता है, जब आप किसी को क्या करते हो, भेदभाव करते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सो बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, ठीक है, जब किसी से आपको अलग ट्रीट किया जाए इट मीन्स यू हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। और नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि इन सब चीज़ों के बॉन्डेज से मैं अपने लोगों को फ्री करूंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और फिर से वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि कभी ऐसा नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका का जो ब्यूटीफुल लैंड है, कि लोगों को कभी भी एक इंसान के द्वारा ऑप्रेस्ड फील करना पड़े या फिर कोई इंसान जो है किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करे, उसको दबाए या ऑप्रेस करे, ऐसी चीज़ देखने को अब नहीं मिलेगी ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। The sun shall never set on so glorious a human achievement। क्या लिखा है कि भाई सन कभी भी सेट नहीं होगा इतनी ग्लोरियस जो अचीवमेंट मिली है उस पर, यानी कि ये जो अचीवमेंट मिली है ये लाइफ टाइम रहने वाली है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो अचीवमेंट है यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को जो क्या बोला है, रेन, रेन यानी कि लेट फ्रीडम रूल, इसका मतलब क्या होता है, रूल करना, यानी कि अब किसका राज चलेगा, व्हाइट पीपल का नहीं, अब चलेगा राज फ्रीडम का, यानी नाउ एवरीबडी विल बी इंडिपेंडेंट। क्लियर, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और उन्होंने अपनी स्पीच जो है एंड की बाय ये कहकर कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। क्लियर, सो दिस वाज द कंप्लीट स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। पूरी तरीके से स्पीच समझ आ गई उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं एंड व्हाट आर दोस फैक्ट्स, वो भी हमें समझ आ गए, हमें जो दिमाग में रखना है। क्लियर, ऑल राइट। A few moments later, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये स्पीच हो गई, उसके बाद क्या हुआ, देखो ये ऑटोबायोग्राफी चल रही है तो जो कुछ भी हुआ है वो हमें नेल्सन मंडेला ने यहाँ बताया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सेरेमनी हो गई उसके कुछ देर बाद, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। क्या कहा है कि थोड़ी देर बाद हम सब अपनी आंखें जो है देखने लगे, आंखें जो है हमने अपनी ऊपर कर ली, वी लिफ्टेड आवर आईज, और हम स्काई की तरफ देख रहे थे। इन ओ होता है ना कि बिल्कुल किसी चीज़ को आप जब बहुत ब्यूटीफुल होता है तो आप देखते रह जाते हो, उसे आप कहते हो इन ओ हो। क्या देख रहे थे कि साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो, जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो, और जो ट्रूप कैरियर्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो एक फॉर्मेशन बना रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जब भी कोई सेरेमनी होती है बड़ी सी तो यही होता है, वहाँ के जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जस्ट टू शो दैट सेरेमनी जो है सेलिब्रेशन करने के लिए। तो उसी तरीके से ये हो रहा था आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि भाई इनका काम है तो प्रिसिशन के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली करना है, बल्कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मिलिट्री की भी लॉयल्टी थी, भाई वो लोग लॉयल थे इसके लिए, किसके लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, यानी वो लोग भी चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी हो, पीपल की गवर्नमेंट हो, और इसीलिए उन लोगों ने ये एक तरीके से रिस्पेक्ट पे की है टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो क्या है, फ्रीली और फेयरली, यानी लोग जो हैं बिल्कुल फ्री होकर अपनी मर्जी से वोट दिए हैं उन्होंने, और फेयरली यानी कोई चीटिंग नहीं हुई है, ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि जो भाई मिलिट्री के लोग थे, क्या लिखा हुआ है, जो हाईएस्ट जनरल्स थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो जनरल पोस्ट पे थे लोग वो, एंड पुलिस, और वहाँ की जो पुलिस थी साउथ अफ्रीका की, देयर चेस्ट बिडेक्ट यानी कि डेकोरेटेड, बिडेक्ट का मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड। इसके पहले स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है, क्लियर रहता। सो यहाँ पे बिडेक्ट का मतलब क्या होता है, जब डेकोरेटेड, यानी चेस्ट पे क्या थे भाई, सारे मेडल्स लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड द लॉयल्टी। और इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और उनकी जो लॉयल्टी थी, जो ईमानदारी थी, उसको रिस्पेक्ट देते हुए वो सल्यूट कर रहे थे, ग्रीट कर रहे थे। क्लियर, ऑल राइट। I was not unmindful of the fact। unmindful यानी aware of, unmindful का मतलब होता है conscious of या aware of, यानी पता होना। तो
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrest me. But थोड़े टाइम पहले जो है उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि भाई लोग जो है वो इस तरीके से मुझे सल्यूट करेंगे, बल्कि क्या था, वो तो मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। और 30 इयर्स वो प्रिजन में रहे भी हैं। फाइनली अ शेवरॉन, शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप, ठीक है, जब एक पूरा वी शेप बन रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं शेवरॉन। सो इस तरीके से क्यों बना है, क्योंकि देखो जेट्स का अभी समझ आएगा इस तरीके से वी क्यों बना है, नॉर्मली वी ऐसा होता है राइट, बट यहाँ पर जो हम बात करें ना वहाँ पे वी शेप किस तरीके से बनेगा अभी हम देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, वहाँ के जो जेट्स है उनकी बात हो रही है, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीका जो नया फ्लैग था, झंडा था, उसके जो कलर्स थे कौन कौन से, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, इन्हीं कलर की स्मोक जो है वो जेट्स बिल्कुल छोड़ते हुए जा रहे थे, यानी दे वर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ फ्लैग इन द स्काई। तो क्या होगा ना, देखो ये डिफरेंट जो जेट्स हैं वो इस तरीके से होंगे, फर्स्ट जेट, फिर ये सेकंड जेट, फिर यहाँ पर, तो इस तरीके से ये अलाइंड होंगे। तो क्या बनेगा, फाइनली एक वी शेप बनेगा, यानी ये एक जेट, फिर ये दो जेट्स, और फिर यहां से ये जेट स्मोक छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, सॉर्ट ऑफ देखो वी शेप बनेगा राइट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शेवरॉन, क्लियर। और इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वो स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये नए जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसके कलर्स थे, क्लियर, ऑल राइट। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. अब डे जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली सिम्बलाइज्ड कैसे हुआ, जब दो नेशनल एंथम्स गाए गए, जो राष्ट्रगान होते हैं वो गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और ये देखना कि भाई वहाँ के जो वाइट पीपल हैं वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे, कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, यानी कि इसका मतलब तो हमें नहीं पता, बट इतना तो समझ आ रहा है कि ये अफ्रीकन कोई सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, सॉरी राइट, यानी वाइट पीपल वहाँ अफ्रीका का नेशनल एंथम गा रहे हैं, ये बहुत हुआ ही नहीं कभी वहाँ पर राइट। तो ये जो विजन था वो बहुत ही अलग था। तो ये देखा गया, एक नेशनल एंथम जो है कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये गा रहे थे वाइट पीपल, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो पुराना जो एंथम था डाई स्टेम यहाँ का, वो जो है वाइट पीपल नहीं ब्लैक पीपल बल्कि गा रहे थे। तो ये जो विजन था ना कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब नेशनल एंथम्स गा रहे हैं एक दूसरे के, दैट वाज स्पेक्टेक्युलर। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised का मतलब क्या होता है, had a very opinion of, यानी कुछ लोग जो है उसको hate करते थे, कुछ लोग पसंद करते थे। तो जो ये ओपिनियन था उनका नेशनल एंथम के लिए, उसके लिरिक्स उनको नहीं आते थे। सो कोई भी वहाँ का ग्रुप, यानी ना तो ब्लैक पीपल ना ही वाइट पीपल का ग्रुप जो है उस नेशनल एंथम के लिरिक्स को जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, बट ऐसा भी वक्त आएगा कि भाई अब सभी गाएंगे नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के नेशनल एंथम को, तो फाइनली इनको बाय हार्ट बिल्कुल याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा क्या, लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम, क्लियर, ऑल राइट। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history, यानी मुझे हिस्ट्री का जो पूरा सेंस आ रहा था ना, भाई इतना सब कुछ जो देखा उन्होंने नेल्सन मंडेला ने, उस दिन इनॉग्रेशन पे वो सारी चीज़ें फील करना जो अलग ही हो रही थी, इसकी वजह से नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म थे, यानी मोर देन हैप्पी थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ये क्यों बोला उन्होंने कि हिस्ट्री का वो जो सोच के मैं ओवरवेल्म्ड हूँ आज, क्योंकि वो उन्होंने एक सीन भी बताया। हुआ क्या था भाई, किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो है 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड जो था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंगल बॉयर वॉर, यानी कि ये जो सेंचुरी थी 20th सेंचुरी, इसके जो पहले 10 साल थे, जो डेकेड था, उस वक्त क्या वॉर हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर, विच वॉज वेरी बिटर, यानी मे बी पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स इन दिस वॉर। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और नेल्सन मंडेला जी का भी बर्थ नहीं हुआ था, उसके पहले की बात हो रही है। वाइट स्किन पीपल ने क्या किया, जितने भी वाइट पीपल थे उन्होंने पैचअप कर लिया, हाथ मिला लिए, और ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो है एक रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दी, एक रेशियल डोमिनेशन वाली गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बिगिन
हो गया, वो भी किसके लिए, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी उनकी खुद के लैंड पे, यानी जो वहाँ जहाँ पर वो रह रहे थे वाइट पीपल, उसी लैंड पे बाकी भी लोग रह रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो किस तरीके से रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट हुआ वो समझ आ गया है, नेल्सन मंडेला जी के बर्थ के पहले की ये बात है। ऑल राइट, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। अब ये जो वाइट पीपल थे जिन्होंने पैचअप करके भाई ये रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम स्टार्ट किया, तो जो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो बोल सकते हो सिस्टम फॉर्म किया था, वो क्या था, वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी सबसे बुरे जो इंसिडेंट्स होते हैं, सबसे बुरे जो सिस्टम होते हैं उनमें से एक सिस्टम, इनह्यूमेन, जिसमें कोई इंसानियत ही नहीं थी, ह्यूमैनिटी ही नहीं थी, बिल्कुल इंसानों का सोचे समझे बिना जो डिसीजंस लिए जाते थे, वो सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और वह एक ऐसी सोसाइटी थी, इनह्यूमेन, हार्शेस्ट, जहां पे सिर्फ डोमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ऐसी सोसाइटी जो थी उस वक्त बन गई थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या, पहले क्या बात हुई, पहले 10 साल 20th सेंचुरी के, अब जो है 20th सेंचुरी के जो लास्ट 10 ईयर्स है, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा 8 डेकेड, यानी कि मेरे कितने बोल सकते हो, डेकेड यानी 10, 8 यानी 8 into 10, 80 ईयर्स, राइट। तो उनकी खुद की 80 ईयर्स की बात हो रही है, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। ये सिस्टम क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया है, यानी पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, डोमिनेशन था, बट अब बिल्कुल उल्टा हो गया, एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये जो एक ओवरटर्न हुआ है उसकी बात नेल्सन मंडेला जी कर रहे हैं, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। और पहले सिर्फ कलर, रेस पे जो है डिपेंड करते थे हर एक सिस्टम, हर एक बोल सकते हो डिसीजंस, बट अब एक ओवरटर्न हो गया है। अब कैसी सोसाइटी फॉर्म हो गई है जहां पर हर एक डिसीजन जो है वो लोगों के हित, राइट्स को देखते हुए होगा, ना कि किसी के स्किन कलर को देखते हुए। क्लियर? ऑलराइट। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और फाइनली वो दिन आ गया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जो है इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी दिन आएगा, राइट, जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह खत्म हो जाएगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। और वो किन लोगों की बात करें, नेल्सन मंडेला, वो लोग जो उनके लोग हैं, यानी जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, राइट, प्रिजन में जाके रहना, हर चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना, इट्स वेरी करेजियस, जो कि हर कोई नहीं करता, बट ये वो लोग थे जिन्होंने करेज दिखाया। और आज वो दिन आ गया था जिसका इन लोगों को बहुत टाइम से वेट था, इंतज़ार था। क्लियर? और ये जो है कैन नॉट बी काउंटेड और रीपेड, राइट, और ये जो है इसको काउंट नहीं कर सकते या रीपे नहीं कर सकते हो। जितने भी सैक्रिफाइस इन लोगों ने दिए हैं, जितने भी करेज इन्होंने दिखाया है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो या रीपे नहीं कर सकते हो। क्लियर? आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और मैं उस दिन भी वही फील कर रहा था, वही सोच रहा था जो मैं बाकी के दिनों पे भी सोचता था, फील करता था, कि कैसे साउथ अफ्रीका के जो पेट्रियट्स हैं, यानी जो लोग जो है देशभक्ति से फुलफिल थे, उन लोगों ने मेरा किस तरीके से साथ दिया। एंड हैड गॉन बिफोर मी, यानी वो तो बिल्कुल मेरे आगे ही जा रहे थे, यानी इस देश को, साउथ अफ्रीका को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, उन्हीं के बारे में जो है ये नेल्सन मंडेला सोच रहे थे, बाकी दिनों की तरह उस दिन भी। क्लियर? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन ended and now began again with me। और वो जो लाइन थी, नोबल लाइन, वो उसी वक्त खत्म हो गई थी, बट अगेन एक नई शुरुआत हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought का मतलब देख लेते पहले, old fashioned formal word है done और achieved के लिए। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना अचीव्ड या किसी चीज़ को पा लिया है, उसको हम पहले बोलते थे wrought। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो रीपे और काउंटेड की बात हो रही थी ना, या फिर उस दिन क्यों नेल्सन मंडेला इन लोगों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इस फ्रीडम को पाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। दे आर नो मोर, इसीलिए उनकी बात हो रही है कि भाई जितनी उन्होंने मेहनत की, जिस दिन का वो वेट कर रहे थे, वो दिन देखने के लिए ही वो जिंदा नहीं थे। दे वर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। और इस चीज़ को नेल्सन मंडेला फील करते हुए हमें भी बता रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, जो एपिथेट सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, इसने क्या किया है, इसने एक वूंड, एक चोट, जिसे आप बोलते हैं घाव हिंदी में, राइट। तो ये वूंड क्रिएट कर दिया है कहाँ पर, कंट्री में भी और लोगों के दिलों में भी, इन माई पीपल, ठीक है। तो हर किसी के दिमाग में, दिल में, उस कंट्री में ये एक चीज़ तो रही थी कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और वो जो घाव है, वो जो वूंड है, वो ठीक होगा, बट अब धीरे धीरे। क्लियर? All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और अब हम सब जो है बहुत साल इसी तरीके से फ्रीडम में, फ्रीली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है बिताएंगे, ताकि हम इस वूंड को ट्रीट कर सकें, ठीक कर सकें, रिकवर कर सकें इस वूंड से, इस हर्ट से। क्लियर? बट हो सकता है हम कुछ ईयर्स की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम जनरेशन्स तक जिंदा रहें, बट ठीक है, कुछ ईयर्स तो हम इस ब्यूटीफुल से लैंड पे ब्यूटीफुल गवर्नमेंट के अंडर स्पेंड करेंगे, ताकि हमारा जो घाव है, जो वूंड है, वो ट्रीट हो सके। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dados, and the Bram Fishers, the Robert Sobuquist of our time. इतने सारे नाम दिए हुए हैं। क्या दिया है भाई यहाँ पर, कि ये जो सालों साल जो ऑपरेशन, जो मतलब दबाव था वाइट लोगों का, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्रूटैलिटी यानी कि जो बहुत बुरी तरीके से क्रूअल बिहेवियर होता था, उसकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट वो जो इफेक्ट क्रिएट किया था, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड। और इस इफेक्ट ने ही क्या किया, इन लोगों को प्रोड्यूस किया। ये लोग कौन है अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं नेल्सन मंडेला जी ने कि भाई ये वो कुछ लोग हैं जो इस इफेक्ट की वजह से सामने आए। Men of such extraordinary courage, ये वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी इस गवर्नमेंट के लिए, इस फ्रीडम को पाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। Wisdom and generosity that their life like may never be known again. यानी कि इन्होंने वो करेज, वो विजडम, वो इंटेलिजेंस, वो जेनरोसिटी दिखाई थी इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जो आई डोंट थिंक, यानी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि आगे अब कभी ऐसा कुछ होगा, या फिर ऐसे लोग जो है रिपीटेडली आएंगे। क्लियर? हमें मीनिंग गिवन है प्रोफाउंड का, विच मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी ना प्रोफाउंड हर्ट की, इट मीन्स बहुत ज़्यादा गहरा घाव, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये लोग कौन है। तो हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपकी बुक में गिवन है, जैसे ओलिवर टैम्बू, ये है वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सोब्यूकन। ये कौन है? दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपिथेट। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग सिस्टम्स एपिथेट, राइट। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतना करेज दिखाया, पूरी तरीके से अपनी जेनरोसिटी, विजडम दिखाते हुए इन लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट द एपिथेट सिस्टम। क्लियर? ऑल राइट। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of कैरेक्टर, और इतना जो बोल सकते हो ना, इतने अच्छे लोग, इतने करेजियस लोगों को आगे आने के लिए, उनका बोल सकते हो वर्ल्ड में सामने आने के लिए, ये तभी पॉसिबल होता है जब इतनी गहरी, इतना गहरा वूंड हुआ हो, इतनी गहरी चोट लगी हो किसी को, ऑपरेशन यानी कि इतनी बुरी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट किया होता है, तभी उस वूंड की वजह से वो जो एक इफेक्ट पड़ता है, उस वजह से ही ऐसे लोग सामने आते हैं। नहीं तो खुद से क्यों आएंगे भाई? जिसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो क्यों आगे आके लड़ेगा? यानी ये इतना ज़्यादा सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेट करता था, जिस वजह से ऐसे लोग जो है सामने आए, दे फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its सॉइल। मेरी जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसके सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फेमस हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है वो फेमस किसके लिए है? उन जेम्स, उन मिनरल्स के लिए जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। बट मैं मानता हूँ कि अगर मेरी कंट्री के कोई सबसे ज़्यादा बोल सकते हो फेमस लोग हैं या जिनकी वैल्यू है, वो है मेरे लोग, द पीपल ऑफ माई कंट्री, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ
करेज। और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था इस सिस्टम को एंड करने का, और इन्हीं से मैंने इतना करेज, इतनी हिम्मत सीखी है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने समय के साथ देखा है कि कैसे कितने मेन और वुमेन अपनी जान दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो एक आइडिया जो है उसे फुलफिल करना चाहते हैं। वो भले फ्रीडम हो, वो इस सिस्टम का एंड हो, वो वाइट पीपल की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट हो। तो इन चीज़ों के लिए फाइट करते करते नेल्सन मंडेला ने बहुत से मेन और वुमेन को अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी देते हुए देखा है। क्लियर? I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. क्या लिखा है भाई? मैंने ऐसे मैन को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं विदाउट ब्रेकिंग। यानी ऐसा नहीं कि वो टूट गए, बिल्कुल करेज के साथ, हिम्मत के साथ, और फाइनली इतना कुछ हुआ कि वो हार मान ली उन्हें। ऐसा कभी नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और उन्होंने क्या दिखाया? एक स्ट्रेंथ और एक रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप किसी भी चीज़ के साथ लड़ लेते हो, आप फेस कर लेते हो, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आप पे पड़ा है आप उससे भी रिकवर कर लेते हो। तो वो रेजिलियंस जो है वो देखा था नेल्सन मंडेला में, ऐसे लोगों में जो इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे विदाउट गिविंग अप, एंड दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, राइट? आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब वो हिम्मत जो है किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो? भाई कोई किसी इंसान में बहुत करेज है तो ऐसा बोलते हैं कि वो डरता नहीं है, बट वो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों को डर नहीं था इसीलिए उनमें करेज था, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट जो वो जीत थी उसके ऊपर, यानी कि उन्होंने जो डर है उसके ऊपर अपनी हिम्मत से काबू पा लिया था, अपनी हिम्मत से जीत गए थे। वो चीज़ थी नेल्सन मंडेला का कहना है। ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं था इसीलिए वो करेजियस थे, बल्कि वो अपने डर के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया था, वो जीत गए थे डर के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर करेज। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों का सैक्रिफाइस जो है वो बहुत ज़्यादा काम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट था इस गवर्नमेंट को पाने के लिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इसको इलैबोरेट करो। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ब्रेव यानी जिसमें हिम्मत हो, करेजियस हो, तो ब्रेव मैन या करेजियस मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं है। वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता या जिसी को फियर नहीं है, अफ्रेड नहीं है, वो नहीं होता करेजियस मैन, वो नहीं होता ब्रेव मैन। ब्रेव मैन कौन होता है? ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने डर, जो अपने फियर्स को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, काबू कर लेते हैं, वो होते हैं रियल ब्रेव मैन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जो कि किसी चीज़ से डरता है, ठीक है, और वो किसी चीज़ से डरता है और उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मैं फाइट करूंगा, और वो उस चीज़ से बिल्कुल बोल सकते हो काबू पा लेता है, उस चीज़ को, उस डर को काबू पा लेता है, एंड नाउ ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। बट एक इंसान है जो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो आप किसको बोलोगे ब्रेव मैन कौन है? ये पर्सन, क्योंकि इसको तो डर लगता ही नहीं था ना, तो ब्रेव कहाँ से हुआ? बट जिस इंसान को बहुत डर लगता है किसी चीज़ से, अफ्रेड होता है, फियर होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे तो हो सकता है हमें मार दें वाइट पीपल, हो सकता है हमको जेल भेज दें, बट वो डर से ये लोग रुके नहीं, बल्कि उस डर को भी इन्होंने काबू पा लिया। दे फॉट विद इट, दे कॉन्कर्ड देयर फियर, और इसीलिए नेल्सन मंडेला इन लोगों को क्या कहते हैं? रियल ब्रेव मैन। क्लियर? ऑल राइट। No one is born hating another person because of the color of his skin और his background और his religion। ऐसा कभी नहीं था कि भाई कोई भी इंसान जो है वो पैदा ही होता है, ये सीख के आता है कि किसी भी इंसान का जो कलर होगा हमसे अलग, हम उससे हेट करेंगे, राइट? या फिर हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन का कोई इंसान होगा तो हम उसको हेट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इंसान सीख के आता है, राइट? व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उसको थोड़ा पता है उसको एक ब्लैक पर्सन ने उठाया या वाइट पर्सन ने उठाया, तो बेबी को कुछ नहीं पता होता, राइट? ही इज नेवर लाइक कि वो सीख कर आता है पहले से। बट होता क्या है? पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्या लिखा है देखो, कि ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी सीख के आते हैं, धीरे धीरे इंसान सीखता है,
राइट किसी को हेट करना सीखते हो आप, कभी ऑलरेडी सीखे हुए नहीं आते हो। तो यहाँ नेल्सन मंडेला ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि लोगों को हेट करना सीखना आना चाहिए। यानी कि किस चीज़ को हेट करना है, बुरी आदतों को हेट करो, राइट वो बुरी क्वालिटीज़ को हेट करो। तो यानी अगर किसी पर्सन ने सीख लिया कि किसी को हेट कैसे करते हैं, तो वो पर्सन वुड डेफिनेटली बी एबल टू लर्न हाउ टू लव। तो उसको प्यार कैसे करते किसी चीज़ को वो भी सीखना आ जाएगा बहुत ईजीली इफ दैट पर्सन लर्न्स हाउ टू हेट। क्यों? क्योंकि लव जो है बहुत नेचुरली उसी ह्यूमन के पास आता है, देन इट्स ऑपोजिट। उसी ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले जो है किसी के लिए भी लव की फीलिंग आती है, किसी के लिए भी बोलते ना ह्यूमैनिटी, क्या आप हर किसी को पसंद करते हो, वो फीलिंग तभी आती है हार्ट में जब आपको ये पता हो कि हेट किस तरीके से किया जाता है या किसे किया जाता है। Clear? All right. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would push to see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. क्या बोल रहे हैं कि जब मैं और मेरे कॉमरेड्स यानी जो भी उनकी हेल्प कर रहे थे इस सिस्टम के को फाइट करने के अगेंस्ट, जब ये लोग प्रिजन में थे, 30 इयर्स के लिए थे नेल्सन मंडेला प्रिजन में, तो जब ये प्रिजन में थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, दे यूज टू पुश टू द लिमिट्स। यानी कि वो इतनी कोशिश करते थे कि कभी तो हार मान जाए ये लोग, और इनको वो जो अंदर एक फीलिंग है कि हमको ये फ्रीडम चाहिए, वो फीलिंग इनकी खत्म हो जाए, वो लिमिट तक पहुंच जाए, वो कोशिश करते थे। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग गिवन है, पुश टू आर लिमिट्स। इसका मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बी अ पेन। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, मारे जा रहा है, फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उस इंसान को सहन नहीं होगा, राइट। तो यही चीज़ प्रिजन में होती थी कि वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला और उनके साथ जो लोग थे, जो उनके कॉमरेड्स थे, उनको पूरी लिमिट तक पुश करते थे, यानी इस तरीके से उनको टॉर्चर करते थे कि वो उनकी एक लिमिट आ जाए जब वो हार मान जाए कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तक करते, तो क्या करते थे नेल्सन मंडेला, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। फिर उन्होंने एक ह्यूमैनिटी देखी, उन्होंने एक वन ऑफ द गार्ड, वहाँ का जो गार्ड था उसमें उन्होंने एक इंसानियत देखी कि उसको बुरा लगता था जब इनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो एक सेकेंड की मैंने इंसानियत देखी, वो ह्यूमैनिटी देखी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और फिर जो है वो एक छोटी सी अच्छी चीज़, यानी जब आपको पता होता है कि हमें किस चीज़ को हेट करना है, किस चीज़ को लव करना है, यानी यहाँ नेल्सन मंडेला चाहते तो वो सिर्फ नफरत करते वहाँ के लोगों से कि भाई मुझे टॉर्चर करते हैं, बट वो एक सेकंड के लिए जो ह्यूमैनिटी उनको एक वन ऑफ द गार्ड्स में दिखी, उसने क्या किया, उसने नेल्सन मंडेला को सिखाया कि किस तरीके से मुझे कंटिन्यू करना है अपनी फाइट। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हर एक इंसान में एक गुडनेस की फ्लेम, एक फ्लेम होती है किसकी, अच्छी बातों की, काइंडनेस की, हर किसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो जो फ्लेम है ना, वो क्या बोल रहे हो कि वो छुपी हुई हो सकती है बट बुझ नहीं सकती, वो एक्सटिंग्विश्ड नहीं हो सकती। यानी वो गुडनेस की, वो अच्छाई की फ्लेम जो है वो हर पर्सन में जो है जल रही होती है, बट कुछ लोगों में वो हिडन होती है, दिखती नहीं है, और कुछ लोगों में वो दिखती है, लोग वो बहुत अच्छे से काइंडली बिहेव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं किसी में अच्छाई होती नहीं है, अच्छाई हर किसी में होती है। क्लियर? ऑलराइट। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक की लाइफ में, हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की, टू हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, द वन हु आर मैरिड, उनके लिए अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। क्लियर? तो हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस है, दो कर्तव्य हैं लाइफ में। पहला कर्तव्य है आपका आपकी फैमिली की तरफ, आपके पेरेंट्स, आपकी जो भी है बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, हर किसी के लिए एक ऑब्लिगेशन है। दूसरा कर्तव्य ये होता है आपकी कंट्री, उस कंट्री के लोगों के लिए। क्लियर? इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक इंसानियत वाली, एक ह्यूमैनिटी फील्ड अगर कोई सोसाइटी होती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर इंसान जो है इस ह्यूमैनिटी फील्ड, इस बोल सकते हो सिविल वर्ल्ड में, हर एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है बहुत अच्छे से, अगर उसका इंक्लिनेशन, झुकाव जो है, और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल करेक्टली हो। ठीक है, उसका कितना झुकाव है किस ऑब्लिगेशन की तरफ, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो किस तरीके से इन्हें बैलेंस कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन जो है इन ऑब्लिगेशंस की तरफ किस तरीके से
बोल सकते हो फुलफिल करता है इन ऑब्लिगेशंस को। क्लियर? एक हमें डेफिनेशन दी है इंक्लिनेशंस का मतलब नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो मैंने बोला झुकाव, यानी कि जो एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो हो अपने मम्मी पापा के साथ हो और एक फ्रेंड है, अगर आपको कोई चूज करना हो, किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली मम्मी पापा को चूज करोगे, राइट? क्योंकि आपका इंक्लिनेशन उनकी तरफ है। तो जो झुकाव होता है, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर है वो, और जो एबिलिटी है किसी इंसान की, वो बताती किस तरीके से आप ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हो। तो दो ऑब्लिगेशंस क्या है वो यहाँ पर हमें पता चल गया। ऑल राइट। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But एक ऐसे इंसान के लिए जो साउथ अफ्रीका में जो है बर्थ लिया हो जिसने, ठीक है, दूसरी बात वो कौन हो, वो सेम कलर या रेस का हो, जो कि नेल्सन मंडेला यानी ब्लैक पीपल जो उस वक्त कहा जाता था, अगर वो है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, यानी ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली एंड ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री, दोनों को फुलफिल करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन जो कि साउथ अफ्रीका में बर्थ लिया हो जिसने, विच हैज द सेम रेस एंड कलर एज नेल्सन मंडेला. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान, मैन ऑफ कलर यानी ब्लैक पीपल, ठीक है, तो जो डिफरेंट रेस या कलर जिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, अगर उस कलर के इंसान ने कोशिश की एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने की, तो उस इंसान को या तो पनिश कर दिया जाता था या आइसोलेट यानी हमेशा के लिए बोलते ना हटा दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था. तो वहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल इंसान की तरह इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. अगर किसी भी इंसान ने साउथ अफ्रीका में, जब की बात हो रही है जब डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि कोशिश की अगर अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने की, तो फिर उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था. यानी एक ऑब्लिगेशन को अगर फुलफिल करो तो दूसरी ऑब्लिगेशन से आपको क्या बोलेंगे, हटा ही दिया जाएगा दूसरी जगह से. And was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और उस इंसान को जो है अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता था कि खुद अपनी जो है लाइफ जियो with what इनएविटेबली अनअवॉइडेबली, यानी कि अनअवॉइडेबली उसको जो है बिल्कुल कोशिश भी करे ना तो भी आपको वहाँ से हटा दिया जाता था. विद दैट रिबेलियन आप जियो, वो जो आगे आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना एक वॉयलेंस है आपके अंदर कि यार ये गलत हुआ, इसके खिलाफ मुझे लड़ना है, उसके साथ अब अकेले रहो. यानी अगर आप एक ऑब्लिगेशन के खिलाफ फाइट करते हो तो दूसरी जगह से आपको हटा दिया जाता था. राइट, यू आर आइसोलेटेड. क्लियर? ऑल राइट. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. क्या लिखा है कि भाई दो obligations होते हैं, आप अगर एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हो तो दूसरे ऑब्लिगेशन की तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते. राइट, तो यहाँ पर पहले तो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं अपनी फैमिली की जगह जो अपनी कंट्री के लोग हैं उनको ऊपर रखूं. राइट, बट धीरे धीरे मैं ये समझा कि जैसे ही मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने लगा, मैं उनके सपोर्ट में कुछ कर रहा था, वो ऑब्लिगेशन निभा रहा था, तो क्या हुआ, मुझे वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया मैं जो मेरी फैमिली के लिए था, जो एज अ सन यानी मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, एज अ ब्रदर मैं अपने सिबलिंग्स के लिए नहीं कर पाया कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल, अ फादर मेरे बच्चे के लिए जो भी नेल्सन मंडेला के बच्चे थे, डॉटर की बात हुई है, एंड हस्बैंड और मैं अपनी वाइफ के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था. यानी यहाँ पर जो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात हुई थी, वो नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैंने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के पीपल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना चालू करी फुलफिल, तो फिर मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था. क्लियर? ऑल राइट. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री. मैं कभी भी इस तरीके से पैदा नहीं हुआ था कि भाई मुझे ना वो भूख, वो हंगर थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए. ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न, यानी धीरे धीरे वो सीखे होंगे. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. क्या बोला, देखो बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जब पैदा हुआ था तब ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है, यही चीज़ मैं सोचता रहता था.
बल्कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, मुझे हर टाइप की फ्रीडम थी। पहली फ्रीडम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मेरी मदर की जो हट थी, जो झोपड़ी थी, वहाँ पर मैं पूरी फील्ड में फ्रीली दौड़ सकता था, घूम सकता था अपनी मर्जी से, तो मेरे पास वो फ्रीडम थी। नेक्स्ट फ्रीडम क्या थी? फ्री टू इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू स्विम। जो भी क्लियर स्ट्रीम थी, जो पानी था, झरना था, वहाँ पर मैं फ्रीली स्विम कर सकता था। नेक्स्ट, free to roast meals under the stars and eat the broad backs of slow moving bulls, ride on the broad backs of slow moving bulls। तो मैं जो हूँ आसमान के नीचे बैठ के कुछ भी कर सकता था। मैं बुल्स जो होते हैं, तब विलेजेस में बुल्स ही होते हैं, राइट, उस पर बैठ के फ्रीली मैं राइड कर सकता था। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रीली कर सकता था, यानी आई वॉज बॉर्न फ्री। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब तक मैंने अपने फादर के लॉज, यानी मेरे पापा जो बोलते थे मैं वो मानता था, आई अबाइडेड बाय द लॉज, और जब तक मैं अपनी ट्राइब, यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ की जो ट्राइब थी, जो भी कल्चर था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता था तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आई वॉज नेवर ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि मैं जो हूँ वो फ्री ही था। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। बचपन से मुझे हर एक चीज़ की फ्रीडम थी, जब तक मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने ट्राइब के रूल्स जो है वो फॉलो करता था। क्लियर? ऑलराइट। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। देखो, जब बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी फ्रीडम थी। वो जब चाहें अपने घर के आसपास जो है दौड़ते थे, कूदते थे, खेलते थे। वो जब चाहें वो स्विम कर सकते थे अपने यहाँ पर, जो भी उनकी झरने वगैरह थे घर के पास। जब भी चाहें वो क्या बुल राइड कर सकते थे, राइट। बट वहाँ पर बस उनके ऊपर यही एक चीज़ थी दिमाग में कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स के रूल्स और अपने विलेज के रूल्स, अपने ट्राइब के रूल्स फॉलो करता हूँ, कोई ट्रबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट धीरे धीरे उन्हें कब समझ आया कि नहीं यार, मैं फ्री नहीं हूँ? जब बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब उनको समझ आया कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम, यानी जब वो बड़े हुए होंगे तब उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो जो भी मिली वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन यानी कि जो ऐसा लगता है बट है नहीं, राइट। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। कुछ अनरियल होता है, उसको आप बोलते हो इल्यूजन। तो एक इल्यूजन था, एक बॉयहुड फ्रीडम उनके लिए। ऐसा क्यों? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। क्या बोला था नेल्सन मंडेला ने? कि ऐसा नहीं था आई वॉज बॉर्न विद द हंगर ऑफ फ्रीडम, राइट। बट जैसे जैसे उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन था, ये फ्रीडम है ही नहीं, राइट। जब वो बड़े हुए तब उन्हें समझ आया कि ये जो मेरी एक्चुअल फ्रीडम है, जो बोल सकते हो जो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होते हैं, वो क्या है? वो फ्रीडम नहीं है, राइट। तो वो जब उनको समझ आने लगा, उन्हें लगा कि यार मेरा ये जो फ्रीडम था वो तो इल्यूजन था, यानी इट वॉज नॉट एट ऑल देयर। और फिर उनको समझ आया, फिर वो उनके अंदर एक हंगर जो है डेवलप हुआ फॉर द freedom। At first, as a student, I wanted freedom only for myself। बोल रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था तो स्टार्टिंग में तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए था कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कैसे फ्रीडम्स चाहिए उसे उनको? ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट। यानी कुछ फ्रीडम्स क्या होता है, हमको लगता है जब हम जैसे कॉलेज में जाते हैं तो अगर हमें नाइट आउट्स अलाउ करना हो या फिर हम पार्टीज जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे हिसाब से वो फ्रीडम होती है, राइट। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फ्रीडम। वो परमानेंट फ्रीडम तो है ना, धीरे धीरे हमारी फ्रीडम्स जो है वो चेंज होती जाती है, जो हमारे वांट होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है नेल्सन मंडेला ने कि ये जो नॉट परमानेंट, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे वो थे मुझे जो चाहिए थे। वो कौन से फ्रीडम्स थे? फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। वो फ्रीडम कि मैं रात को जो हूँ बाहर रह सकता हूँ, फ्रीडम होता है वो नहीं, पर उनको वो चाहिए था। रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूँ जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ मुझे जाना है मैं अपनी मर्जी से जा सकूँ। वो फ्रीडम थी जो उनको खुद के लिए चाहिए थे व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential।
of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. क्या बोल रहे हैं भाई, धीरे धीरे जब फिर मेरी एज बढ़ती गई, जब मैं एक यंग मैन बना, तब मुझे समझ आया कि भाई मेरे फ्रीडम्स अब चेंज हो रहे हैं. मुझे अब फ्रीडम क्या चाहिए थे, उनको फ्रीडम, जोहान्सबर्ग क्या है, एक जगह है साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर उनको क्या बोल रहे हैं, आई यर्नड, यानी कि मैं जो हूँ, बोल सकते हो रोता था, लॉन्ग्ड फॉर, जब हमें किसी चीज की बहुत लॉन्गिंग होती है ना, यानी हमको चाहिए ही चाहिए, वो होता है यर्न. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही यूज्ड टू सल्क फॉर इट, वो रोते थे, रोते इन द सेंस जो टिपिकल टीयर्स उसकी बात नहीं कर रही हूँ, यानी ही वांटेड, बैडली वांटेड क्या, द फ्रीडम. कौन सा फ्रीडम, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो बेसिक होते हैं और ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल जो फ्रीडम होती है वो उनको चाहिए था. ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपना पोटेंशियल अचीव कर सकूं, यानी मैं कुछ बन सकता हूं कि नहीं, वो पोटेंशियल, मैं खुद अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसे कमा सकूं. ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं. एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और फिर ऐसी फ्रीडम चाहिए थी मुझे, एक ऐसी फैमिली फ्रीडम चाहिए थी जो कि लॉस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, रुके ना. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट. ठीक है, तो मीनिंग्स भी क्लियर है, तब पार्ट क्लियर है. नेक्स्ट, but then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. बट धीरे धीरे उन्हें क्या समझ आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास फ्रीडम नहीं है, बल्कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन के पास भी फ्रीडम नहीं है. राइट, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed. ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी, उनको क्या लगता था पहले कि भाई सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मुझे फ्रीडम नहीं है. फिर उन्हें समझ आया कि ऐसा नहीं, मेरी फ्रीडम ही है जो कर्टेल्ड यानी रिड्यूस, सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं है जो कम कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. बट उन सबकी फ्रीडम रिड्यूस कर दी गई थी, कर्टेल कर दी गई थी, जो भी उनकी तरह दिखते थे, यानी जिनका भी कलर उनकी तरह था. क्लियर? That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर ही क्या हुआ, उनको जब समझ आया कि भाई ऐसे कानून है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ पर कि जो भी लोग मेरी तरह दिखते हैं उनको फ्रीडम नहीं है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं जो हूँ ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा. और फिर मुझे जो है अपनी खुद की जो हंगर थी फॉर द फ्रीडम, फॉर खुद की फ्रीडम, वो जो है लोगों की फ्रीडम से, फिर मुझे समझ आया कि भाई वो लोगों की जो फ्रीडम है वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिर उन्हें क्लियर हुआ कि भाई सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं, पूरे देश की फ्रीडम के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तब उन्होंने इस नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया. क्लियर? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. फिर वही जो फ्रीडम थी ना, जो पूरे लोगों के लिए उनको चाहिए थी, जो खुद के लिए चाहिए थी, उसने क्या किया, दे फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ, यानी कि उनको किस तरीके की फ्रीडम चाहिए थी कि जो भी लोग मेरी जैसे दिखते हैं उन लोगों के पास एक डिग्निटी, खुद की रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो डिग्निटी नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट, उस डिग्निटी वाली लाइफ को जी पाए मेरी कंट्री के लोग, इसके लिए वो फाइट करने लगे. और इस फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, उन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर ली नेल्सन मंडेला की, और उनकी लाइफ जो है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि फ्राइटन यंग मैन था, जो हर चीज़ से डरता था, अब एक बोल्ड मैन में चेंज हो गया था, यानी द वन जिसको किसी चीज़ का डर नहीं था. क्लियर? दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और उसने क्या किया, इस चीज़ों ने उनको ड्राइव किया, यानी लेकर गए फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो इंसान लॉज वगैरह फॉलो करता था, उस इंसान से उनको एक क्रिमिनल बना दिया गया. क्रिमिनल इन द सेंस कि वो लॉज तोड़ने लगे. राइट? लॉ अबाइडिंग सही नॉर्मल पर्सन, कोई लॉ तोड़ता है, भले अच्छे के लिए तोड़ रहा है, बट है क्या, वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता. तो उन्होंने लिखा है कि भाई इस तरीके से मेरी लाइफ चेंज होने लगी. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो इंसान अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो चेंज हो गया इनटू अ मैन विदाउट अ होम. वो एक ऐसे इंसान में चेंज हो गया जिसके पास घर भी नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और एक ऐसा पर्सन जिसे जिंदगी से बहुत प्यार था, जिंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनसे बड़ा प्यार था, वो चेंज हो गया एक मॉन्क में. मॉन्क क्या होते हैं? ऐसे लोग जो कि नॉर्मल लाइफ में बिलीव नहीं करते. राइट? बोलते हैं कि वो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, मोह माया बोलते हो, उसको छोड़ देते हैं, उन्हें आप कहते हो मॉन्क. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि
कि भाई बहुत ही प्यारा बोल सकते हो कंपैरिजन किया है कि नेल्सन मंडेला ने बोला है जो लाइफ, जो फ्रीडम हमें चाहिए थी, जो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसका जो हंगर है वो बढ़ता गया और उस वजह से एक यंग फ्राइटेंड मैन एक बोल्ड वन में चेंज हो गया, एक फैमिली लविंग मैन मॉन्क में चेंज हो गया, एक हस्बैंड लविंग हस्बैंड जो है वो किस में चेंज हो गया भाई, एक फैमिली लविंग हस्बैंड एक मैन विदाउट अ होम में चेंज हो गया। यानी जो भी नॉर्मल चीजें होती है ना उससे बिल्कुल अलग लाइफ में चेंज हो गई नेल्सन मंडेला की लाइफ, जस्ट बिकॉज ही वांटेड फ्रीडम फॉर द पीपल, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली। क्लियर? ऑलराइट। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. क्या लिखा हुआ है कि भाई अब मैं इतना ज़्यादा वर्चुअस या फिर इतना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि बाकी जो इंसान है मेरे साथ वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं ना राइट चीज़ों के लिए, मैं वैसा तो नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय। बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम थी हमारे पास, वो भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो भी चेन्स यानी जो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो भी रोक लगी हुई थी ऑन एनी पीपल, ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। यानी जो चेन्स हमारे लोगों पे लगी थी, ब्लैक पीपल पे, वो जो रोक है वो सिर्फ ब्लैक पीपल पे नहीं बल्कि वो पूरे लोगों पे थी जो भी उस कंट्री में रहते थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जितनी भी रोक मेरे लोगों पे लगी हुई थी वो चेन्स मेरे ऊपर भी थी, वो रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और जो इंसान दबाता है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो पर्सन ऑप्रेसर, उसको भी उतनी ही फ्रीडम की ज़रूरत होती है जितना कि ऑप्रेस्ड को, जिसने रेस्ट्रिक्शंस फेस किए हैं। यानी अगर वो चेन्स जो ऑप्रेस्ड के ऊपर से हटा दी जाए तभी जो ऑप्रेसर है उसके ऊपर से भी चेन्स हटेगी। यानी उसके ऊपर भी एक चीज़ है जिसकी फ्रीडम नहीं है, और वो क्या है? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी, फ्रीडम छीनता है, वो खुद एक हेट्रेड, एक नफरत के पिंजरे में, प्रिजन में जो है कैद है। बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जो है दूसरों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो फ्री है, उनके पास हर चीज़ की बोल सकते हो फैसिलिटी है, वो हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, बल्कि उनको तो हेट्रेड ने, नफरत ने खुद अपने प्रिजन में, अपने जेल में बंद करके रखा है। दे आर केज्ड इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और ये जो ऑपरेसर्स होते हैं वो तो बल्कि किसके बिहाइंड द बार्स बोलते हैं ना, जेल में बंद हैं, किसके बार्स के बिहाइंड है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। यानी किसी भी एक प्रॉपर रीजन के बिना जब आपको किसी चीज़ से नफरत हो जाती है, हेट्रेड हो जाता है, यानी यहाँ पर ब्लैक पीपल ने कुछ किया ही नहीं बट फिर भी वाइट पीपल को जो प्रॉब्लम थी, इश्यूज थी, आई डोंट नो व्हाई, कोई रीजन नहीं था प्रॉपर, उसे कहते हैं प्रेजुडिस। और नैरो माइंडेडनेस, एक छोटी सोच जो है, उसके बार्स, उस प्रिजन में ही कैद थे ये ऑपरेसर्स। यानी ये फ्री हुए हैं ब्लैक पीपल, तो वाइट पीपल भी साथ साथ हेट्रेड, नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस से क्या हुए हैं? फ्री हुए हैं। क्लियर? ऑल राइट। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। मैं तब तक पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ, मैं मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो तब तक फ्री नहीं होता जब तक वो दूसरे इंसान की फ्रीडम जो है दे नहीं देता। अगर आप किसी और इंसान की फ्रीडम ले रहे हो, इसका मतलब आप भी फ्री नहीं हो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट रीजन फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। सेम वे, जब अगर मेरी फ्रीडम ले ली अगर किसी ने, तो कोई भी फ्री नहीं है, राइट? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम होती है। जो ऑप्रेस्ड है यानी जिसके साथ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिसके ऊपर, जिसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उसकी तो ह्यूमैनिटी ले ही लेते हैं, उसकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो ले ही लेते हैं, बट खुद की ह्यूमैनिटी भी तो कहीं ना कहीं गई। वो ह्यूमैनिटी गई तभी तो आपने ऐसा इनह्यूमन चीज़ किया। तो जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेस्ड है, दोनों ही अलाइक होते हैं। किस सेंस में? रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की ही ह्यूमैनिटी जो है वो चोरी हो जाती है। क्लियर? ऑल राइट। So with this we end the chapter which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। बहुत ही beautiful chapter है। I know बहुत ज़्यादा complex लग सकता है, but if you go within the lines, एक depth में जाओगे, जो भी writer कह रहे हैं, it's a very beautiful chapter जो कि बता रहा है किस तरीके से नेल्सन मंडेला को अपनी freedom के लिए, right, खुद के ही freedom के लिए इतना ज़्यादा fight करना पड़ा,
उनको, उनके लोगों को, जो भी उन्होंने साथ दिया, फाइनली दे वर एबल टू गेट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फाइनली नेल्सन मंडेला क्या बने भाई? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो एपिथेट सिस्टम था, फाइनली वो जो है खत्म कर चुके थे। बट वो इतना ईजी नहीं था। किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे उनको पहले पता ही नहीं था कि वो फ्री है कि नहीं है, राइट? फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आ गई फ्रीडम क्या है, एंड देन फाइनली अंडरस्टूड कि अकेला मैं नहीं हूँ, बाकी पूरा देश, जो भी लोग मेरे जैसे दिखते हैं, जो भी ब्लैक पीपल हैं, वो सब ही फ्री नहीं है। और फिर ही उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आई विल फाइट फॉर दिस, एंड ही वाज सेंट टू प्रिजन फॉर 30 years, बट ही नेवर गेव अप, एंड नाउ the South Africa country is free. Now there is no discrimination there. Clear? All right, so I hope you understood the chapter. Now in the next chapter or the next video we will see the poems जो कि हमारे chapter में given है. हमें different poems given है. हर एक poem को हम line by line understand करेंगे, and then we will solve the questions related to the chapter and the poems both. Clear? All right, in the next video we will meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.